नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एवरीथिंग विद अर्चना में। तो इस वीडियो में मेनली हम लोग ऐसे टॉपिक को डिस्कशन करेंगे जो कि सभी के लिए बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आजकल के टाइम में अपेंडिक्स का इन्फ्लेमेशन होना, अपेंडिक्स का सर्जरी होना बहुत ही कॉमन हो गया है। तो अपेंडिक्स में जब इन्फेक्शन हो जाए, इन्फ्लेमेशन हो जाए और उसके फटने की चांसेज हो, तो उससे पहले ही अपेंडेक्टमी किया जाता है, या कह सकते हैं अपेंडिसेक्टमी किया जाता है, यानी अपेंडिक्स रिमूवल सर्जरी कराई जाती है। तो मेनली अपेंडेक्टमी क्या है उसके बारे में हम लोग समझेंगे, उसका डेफिनेशन देखेंगे, कितने टाइप के अपेंडेक्टमी होते हैं, क्या इंडिकेशन है यानी कब करेंगे हम लोग ये सर्जरी, क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशन है यानी कब हम लोग नहीं करेंगे सर्जरी, प्री ऑपरेटिव मैनेजमेंट, एनेस्थीसिया, पोजीशन, सर्जिकल प्रोसीजर, प्रिपरेशन, पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट, कॉम्प्लिकेशन। यानी इस वीडियो में हम लोग बस एनेस्थीसिया और पोजीशन तक ही देखेंगे, और इसके सेकंड पार्ट में हम लोग क्या प्रोसीजर है सर्जरी का, किस तरह से प्रिपेयर करते हैं, और सर्जरी के बाद किस तरह से उसे मैनेज करते हैं, और इस सर्जरी के बाद क्या दिक्कतें हो सकती हैं उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो में मेनली हम लोग ये समझेंगे कि अपेंडेक्टमी होता क्या है, कितने टाइप का होता है, कब अपेंडिक्स रिमूवल सर्जरी की ज़रूरत होती है, कब ये सर्जरी नहीं हो सकती है, किस तरह की एनेस्थीसिया दी जाती है, पेशेंट को पूरी तरह से बेहोश किया जाएगा या बस उस पोर्शन को शून्य किया जाएगा, किस पोजीशन में किस स्थिति में सर्जरी की जाती है, क्या पेशेंट को किस तरह से पोजीशन किया जाता है, किस तरह से लिटाया जाता है। तो ये सभी बातों को इस वीडियो में हम लोग समझेंगे। अगर आपको इस वीडियो में इंटरेस्ट हो, अगर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो, तो वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें, नहीं तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं डेफिनेशन यानी इसकी परिभाषा। तो अपेंडेक्टमी क्या है? तो सर्जिकल रिमूवल ऑफ अपेंडिक्स, यानी अपेंडिक्स को सर्जिकली यानी ऑपरेशन के द्वारा शरीर से निकाल दिया जाता है। इसी को अपेंडेक्टमी या अपेंडिसेक्टमी के नाम से जाना जाता है। ये मेनली अगर इसका टाइप्स देखें, प्रकार देखें, तो ये दो तरह के होते हैं। पहला ओपन अपेंडेक्टमी, दूसरा लेप्रोस्कोपिक अपेंडेक्टमी। ओपन अपेंडेक्टमी में होता है कि एक चीरा लगाएंगे, फिर उसको पूरा एक बाय लेयर एब्डोमेन को खोला जाता है, और उसके बाद जो है हम उस पोर्शन पे पहुंचते हैं। ठीक है, उसे आइडेंटिफाई करके उसको कट करके रिमूव करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा लेपेरोस्कोपिक जो है वो दूरबीन की सहायता से होता है, यानी छोटे छोटे होल किए जाएंगे 2-3 जगह पे, उसमें जो औजार है उसको घुसा के फिर ऑपरेशन किया जाता है और अपेंडिक्स को निकाला जाता है। ओपन में खुला होता है, ठीक है, यानी कट लगाएंगे, लेयर हटाएंगे और फिर वहाँ पे अपेंडिक्स आइडेंटिफाई करके उसे कट करके निकालेंगे। लेपेरोस्कोपिक दूरबीन की सहायता से होता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग समझेंगे इंडिकेशन क्या है। तो इंडिकेशन में हम लोग देखें तो एक्यूट अपेंडिसाइटिस होता है, क्रॉनिक अपेंडिसाइटिस होता है, परफोरेटेड अपेंडिसाइटिस होता है, म्यूकोसील ऑफ अपेंडिसाइटिस होता है। ठीक है, और इंडिकेशन है ये सारे, हम लोग इसको एक एक करके समझेंगे अभी। गैंग्रीन अपेंडिसाइटिस, फ्लैगमोनस अपेंडिसाइटिस, रप्चर्ड अपेंडिसाइटिस, कार्सिनोमा ऑफ हेपेटिक प्लैग फ्लैक्चर, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ इलियोसिकल वाल्व। यानी कि एक्यूट अपेंडिसाइटिस यानी अपेंडिसाइटिस में क्या होता है कि अपेंडिक्स का इन्फ्लेमेशन, यानी अपेंडिक्स अभी थोड़ा टाइम ही हुआ है, ज़्यादा समय नहीं हुआ है, अगर अपेंडिक्स में इन्फ्लेमेशन हो गया है तो वो आगे ना बढ़े और सारे ऑर्गन्स को अफेक्ट ना करे, तो हम उस टाइम में सर्जरी करवा सकते हैं। ठीक है, और क्रॉनिक अपेंडिसाइटिस क्या, यानी कि अपेंडिक्स का पता लग गया कि अपेंडिक्स में इन्फ्लेमेशन है, लेकिन फिर भी हम लोग ट्रीट नहीं करवा रहे हैं, सोच रहे हैं होने तो जो भी है जो होगा, तो वो आगे चल के क्रॉनिक हो जाएगा, बहुत सीवियर हो जाएगा, लॉन्ग टाइम से है, तो इसीलिए इसे क्रॉनिक अपेंडिसाइटिस कहेंगे, और इस केस में भी सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अपेंडिक्स एक तरह का वेस्टिजियल ऑर्गन है, उसका हमारे शरीर में कोई काम नहीं होता है, तो अगर वो रहेगा फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं रहेगा तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर उसके रहने से बीमारी बन रही है, वो बीमारी कॉज कर रहा है, तो उसे निकाल देना ही बेहतर है। परफोरेटेड अपेंडिसाइटिस क्या है कि मान के चलिए अपेंडिक्स में क्या, परफोरेटेड अपेंडिसाइटिस क्या, यानी कि अपेंडिक्स है, ठीक है, तो अगर उसमें होल हो रहे हैं तो वो लीक करेगा, तो इन्फेक्शन हो सकता है आसपास के ऑर्गन में। म्यूकोसील ऑफ अपेंडिसाइटिस, यानी अपेंडिसाइटिस में अगर ब्लॉकेज हो गया, ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है अपेंडिक्स में, तो उसमें क्या होता है कि म्यूकस का जमा होने लगेगा, फिर वो जो है स्वेल करने लगेगा, सूजेगा, बड़ा साइज हो जाएगा अपेंडिक्स का, तो उसे फटने के चांसेस भी होती हैं। तो इस केस में भी अपेंडिक्स की सर्जरी की जाती है, अपेंडिसेक्टमी।
गैंग्रीन अपेंडिसाइटिस यानी कि अपेंडिक्स जो है वो धीरे धीरे सड़ने लगेगा, नेक्रोसिस होने लगेगा, उसके सेल डेथ होने लगेंगे, ठीक है। तो इस केस में जो होता है गैंग्रीन बन सकता है। तो गैंग्रीन अपेंडिसाइटिस के केस में भी सर्जरी की ज़रूरत पड़ेगी। फ्लैगमोनस अपेंडिसाइटिस यानी कि क्या होता है कि अपेंडिक्स जो है वो आसपास के जो भी ऑर्गन से, जो टिश्यू से चिपक जाएगा पूरी तरह से, ठीक है। तो चिपकने लगेगा, तो इस केस में भी आपका जो है सर्जरी की ज़रूरत पड़ेगी। इसके बाद आपका है रप्चर्ड अपेंडिसाइटिस, यानी कि आप रप्चर्ड अपेंडिसाइटिस में क्या है कि अगर बहुत ज़्यादा दिन तक आपका अपेंडिक्स रह गया तो, और वो सूजते जा रहा है, उसका साइज़ बड़ा होते जा रहा है और उसमें बहुत ज़्यादा ही इन्फेक्शन है, बहुत ज़्यादा ही जमाव हो गया है, ठीक है। तो अगर वो फटेगा तो इन्फेक्शन पूरे पेट में फैल सकता है। तो वही कह रहा है कि अगर फटने की चांस है, फिर फट गया है अपेंडिक्स, तो अपेंडिसाइटिस जो हमारा क्या अगर फटने के चांस में है, ठीक है, अपेंडिक्स फट जाएगा तो इन्फेक्शन फैल जाएगा। तो इस केस में भी ऑपरेशन की बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत होती है। इसके बाद नेक्स्ट है कार्सिनोमा ऑफ हिपैटिक फ्लैक्चर, यानी हिपैटिक फ्लैक्चर अगर कैंसर का रूप लेने लग रहा है तो ये और ज़्यादा भी खतरनाक है। तो इस केस में भी हम लोग सर्जरी करेंगे, अपेंडिसेक्टमी। अगर इलियोसिकल वाल्व यानी कि जहाँ पे इलियम और सिकम मिल रहा है, अगर वहाँ पर भी अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है तो हमारा धीरे धीरे अपेंडिक्स सड़ने लगेगा, क्योंकि उसके पास ब्लड सप्लाई नहीं होगा, खून का बहाव नहीं पहुँच पाएगा, खून नहीं पहुँच पाएगा। तो इस केस में जो अपेंडिक्स है वो सड़ने लगेगा, नेक्रोसिस होगा, गैंग्रीन हो सकता है, फिर वो फट सकता है, ठीक है। तो इस केस में भी सर्जरी की ज़रूरत पड़ेगी। तो मेनली याद रखिए कि एक्यूट या क्रॉनिक अपेंडिसाइटिस में परफोरेशन हो गया हो, गैंग्रीन हो रखा हो, रप्चर होने की चांसेस या फिर रप्चर हो गया हो, फट गया हो, ऑब्स्ट्रक्शन है कहीं पे, तो इन सभी केसेस में बहुत ज़्यादा ही जल्दी से ऑपरेशन करवाना होता है, क्योंकि अब अगर ऑपरेशन नहीं करवाएंगे तो फटेगा, इन्फेक्शन फैलेगा और ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन भी क्रिएट कर सकता है, यानी जान भी जा सकती है इन्फेक्शन ज़्यादा फैल गया तो। इसके बाद कॉन्ट्राइंडिकेशन है। तो कॉन्ट्राइंडिकेशन में क्या होता है कि एक्सटेंसिव एडहेशंस, इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी, कोगुलोपैथी, अनफिट फॉर सर्जरी, कार्डियोपुल्मोनरी डिजीज प्रोहिबिट्स, जनरल एनेस्थीसिया, रेस्पिरेटरी डिजीज। यानी कि मान के चलिए आपका जो अपेंडिक्स है वो आसपास के टिश्यूज ऑर्गन से बहुत ज़्यादा ही चिपक गया है, एक उसमें कनेक्शन बन गया है, तो इस केस में ऑपरेशन करना सही नहीं होगा उस टाइम, ठीक है। अगर इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी चल रही है, यानी इम्यून सिस्टम को उसकी क्षमता को कम करने के लिए, उसके काम को, इम्यून सिस्टम के काम को कम करने के लिए अगर कोई थेरेपी चल रही है, मान के चलिए बहुत सारे केस होते हैं जिसमें कि इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी चलाई जाती है, ताकि ये मान के चलिए किडनी ट्रांसप्लांट, लीवर ट्रांसप्लांट हो रहा है, तो वो दूसरे का लीवर या फिर किडनी ले रहे हैं तो वो उसे रिजेक्ट कर देगी तुरंत, ठीक है। तो दूसरे का नहीं, मैच करके लिया जाता है, लेकिन उसके रिजेक्शन को रोकने के लिए यहाँ पे इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी चलाई जाती है। अगर ये थेरेपी पेशेंट में चल रहा है और उसे अपेंडिसाइटिस भी है तो इस केस में हम ये ऑपरेशन नहीं करते हैं। इसके बाद हमारा कोगुलोपैथी है। तो कोगुलोपैथी में क्या होता है, ब्लीडिंग डिजॉर्डर, यानी कि ब्लड क्लॉट नहीं बन पाएगा तो बहुत ज़्यादा ही ब्लीड कर जाएगा पेशेंट, ठीक है। तो इस केस में भी ऑपरेशन नहीं करते हैं। अगर पेशेंट के वाइटल अनस्टेबल हैं, पेशेंट अनफिट हैं, उसे बहुत ज़्यादा ही वाइटल बढ़े हुए हैं, घटे हुए हैं, तो इस केस में भी ऑपरेशन नहीं होता है। अगर पेशेंट को कार्डियोपुल्मोनरी डिजीज है तो उसे, जाहिर सी बात है कि हार्ट का और लंग का बहुत ही मेन रोल होता है एनेस्थीसिया में। अगर वही अच्छे से काम नहीं करेगा, उसी से जुड़ी बीमारी हैं, तो उसे बिना कंट्रोल किए हुए ऑपरेशन नहीं की जा सकती है, क्योंकि ये एनेस्थीसिया के लिए सूटेबल नहीं होगा और बिना एनेस्थीसिया के ऑपरेशन भी नहीं हो पाएगा। अगर पेशेंट को रेस्पिरेटरी डिजीज, सांस की बहुत ज़्यादा ही दिक्कत है या फिर उनको लंग्स की कोई दिक्कत है तो उस केस में भी ऑपरेशन को नहीं किया जाता है, ठीक है। यानी कि आगे पोस्टपोन कर दिया जाएगा और जब स्टेबल हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा उनकी दिक्कत, तब फिर ऑपरेशन प्रोसीड करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है प्री ऑपरेटिव मैनेजमेंट। तो प्री ऑपरेटिव मैनेजमेंट में क्या होता है कि ऑपरेशन से पहले पेशेंट को केयर प्रोवाइड किया जाता है, उन्हें मैनेज किया जाता है सर्जरी के लिए। तो सबसे पहले पेशेंट को नीडल पर ओरल कर दिया जाता है, क्योंकि एनेस्थीसिया के टाइम पे पेशेंट को अगर जीए दिया जा रहा है, यानी पूरी तरह से बेहोश किया जाएगा, तो उनके ट्रैकिया में यानी मुंह के थ्रू एक ट्यूब डाला जाता है। अगर उस टाइम अगर पेशेंट खाया रहेगा तो वो एस्पिरेट कर सकता है, उल्टी कर सकता है, उसके खाने यहाँ आके अटक सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए पेशेंट को नील पर ओरल रखा जाता है, यानी उन्हें खाने से मना कर दिया जाता है 8 से 12 घंटे पहले ऑपरेशन के। फिर हमारा इंट्रावेनस फ्लूइड, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट और फ्लूइड बैलेंस रहे बॉडी में, इसीलिए आईवी फ्लूइड एडमिनिस्टर करते हैं।
राइल्स ट्यूब इंसर्ट करते हैं ताकि पेशेंट को थोड़ा न्यूट्रिशन दिया जा सके और उनके इंटेस्टाइन को जो है उसके थ्रू खाली किया जा सके, ठीक है। पेट को भी खाली कर सकते हैं सक्शन करके, ठीक है। तो राइल्स ट्यूब का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, न्यूट्रिशन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। वाइटल मॉनिटरिंग करते हैं पेशेंट का, ठीक है। वाइटल में बीपी, पल्स रेट, रेस्पिरेशन रेट, SpO2, टेम्परेचर, ये सब। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं ताकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो पेशेंट को, ठीक है। तो इसके लिए एंटीबायोटिक्स देते हैं और ऑपरेशन के आधे घंटे 1 घंटे पहले एंटीबायोटिक्स देते हैं पेशेंट को ताकि जब चीरा लगे, इंसिजन लगे तो पेशेंट को इन्फेक्शन ना हो पाए ज़्यादा। पार्ट प्रिपरेशन करते हैं, यानी जहाँ का ऑपरेशन होने वाला है वहाँ के हेयर्स वगैरह साफ़ कर देते हैं, बाल वहाँ पे ना रहे। डॉक्यूमेंटेशन करते हैं जिसमें कि ब्लड इन्वेस्टिगेशन, खून के जांच वगैरह, फिर एक्सरे, CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड जो भी कहा गया है उन सब की रिपोर्ट यहाँ पे लगाए जाते हैं और उन सबको कंप्लीट किया जाता है डॉक्यूमेंटेशन। कैन्यूला इंसर्शन, यानी ऑपरेशन के टाइम में फ्लूइड चढ़ाया जाता है, बॉटल चढ़ते हैं, तो इसीलिए वीगो लगाया जाता है, उसे कह सकते हैं कैनुला या फिर IV कैथेटर्स। तो ये इंसर्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो यही कुछ प्री ऑपरेटिव मैनेजमेंट है जिसका ध्यान देना होता है ऑपरेशन से पहले। इसके बाद देखिए पोजीशन ऑफ द पेशेंट। तो पेशेंट को किस तरह से लिटाया जाता है जब अपेंडिसेक्टमी यानी अपेंडिक्स रिमूवल सर्जरी की जाती है। तो पेशेंट सुपाइन पोजीशन में होता है, आर्म एक्सटेंडेड होते हैं, यानी आर्म जो हाथ होते हैं वो 90 डिग्री पे ऐसे दोनों साइड में कर दिए जाते हैं। इन्वर्टिंग द टेबल में भी बेनिफिशियल, अगर पेशेंट को ध्यान में रखते हुए, सर्जरी को ध्यान में देखते हुए, सर्जिकल साइट को ध्यान में रखते हुए टेबल को अप डाउन कर सकते हैं, लेफ़्ट राइट टिल्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो पोजीशन देखिए तो मेनली सुपाइन पोजीशन, ठीक है। एनेस्थीसिया देखिए, यानी पेशेंट को कौन सी एनेस्थीसिया में ऑपरेशन किया जाता है। तो जनरल एनेस्थीसिया या फिर रीजनल एनेस्थीसिया। तो रीजनल में स्पाइनल या एपिड्यूरल दिया जाता है। जनरल एनेस्थीसिया में पूरी तरह से बेहोश किया जाएगा और रीजनल में जो है वो हमारे नाभि यानी कमर से नीचे जो है सुन्न कर दिया जाता है, ठीक है। तो मेनली यही एनेस्थीसिया तक अभी हम लोग देखते हैं और अब इसके सेकंड पार्ट में हम लोग इसके प्रोसीडर कॉम्प्लिकेशन को समझेंगे। तो इसी तरह से वीडियो को एंड करते हैं और आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल हुई होगी। तो अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स मिलती रहें। और प्लीज़ अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए चैनल पे और दूसरे बच्चों को भी शेयर करें ताकि उनको भी ये टॉपिक पढ़ के हेल्प मिले। तो थैंक यू एंड बाय, टेक केयर।